Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss कोवैक्सीन related some question. फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मनुष्य बड़ा ही जिज्ञासु प्राणी होता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो इधर उधर से सुनेगा या न्यूज़ चैनल से देखेगा तो उसके मन में ये तरह तरह के ख्याल जरूर आए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन किस टाइप से हैं वो है इस प्रकार। आखिरकार कोवैक्सीन कारगर है या नहीं, कोवैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, कोवैक्सीन लगी हुई फिर भी मैं पॉजिटिव हो गया, क्या कोवैक्सीन की एक डोज काफ़ी है, RT-PCR टेस्ट नहीं करवाएं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सी बात है, ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के माइंड में जरूर आए होंगे, या जो वैक्सीन लगा चुके हैं या जो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के माइंड में जरूर आए होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी मीन्स आकारी की। कोरोना वायरस एक इन्वेलप्ड वायरस होता है जो बाहर की तरफ एक स्पाइक्स प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है फ्रेंड्स। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीनोम कंटेनिंग RNA होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड RNA कंटेनिंग जीनोम होता है। और इसमें जो स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं जो हम लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं वायरस, तब ये स्पाइक्स प्रोटीन हमारे लंग्स में बने हुए रिसेप्टर के साथ जुड़कर ये शरीर में एंटर हो जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, अपनी संख्या को इतनी स्पीड से बढ़ाते हैं, फिर हमारे बॉडी के इतना इम्यून को इतना वीक कर लेते हैं, फिर तरह तरह के हमारे बॉडी में सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं जीनोम क्या होता है। जीनोम फ्रेंड्स मीन्स न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग RNA होता है। इसमें RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेनिंग जीनोम होता है जो बिलोंग करता है बीटा कोरोना वायरस। और फ्रेंड्स, कोविड-19 की सब फैमिली होती है, वो है SARS-CoV-2। SARS मीन्स फ्रेंड्स होता है सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेनिंग होने के कारण इसकी उत्परिवर्तन रेट हाई होती है। उत्परिवर्तन मीन्स फ्रेंड्स ये होता है कि हम जो भी एंटीबायोटिक उसके प्रति बनाते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस होकर ये अपनी नई स्ट्रेन बना लेता है। इसीलिए जो फ्रेंड्स जो टाइम लग रहा था जो वैक्सीन बनाने में वो सक्सेसफुल बार बार नहीं होती थी। तो हमारे साइंटिस्ट ने बार बार रिसर्च करके आखिरकार एक नहीं फ्रेंड्स बल्कि 3 कोवैक्सीन बना डाली। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोरोना जब तक अपनी नई स्ट्रेन नहीं बना लेता तब तक तो इस स्ट्रेन के लिए ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ये नई स्ट्रेन बना लेता है कोरोना वायरस तो उसके लिए इतनी तो सक्सेसफुल नहीं होगी जितनी इस वायरस के लिए। अब फ्रेंड, डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन के बारे में जो हर व्यक्ति के माइंड में उठ रहे थे। क्वेश्चन क्या है, आखिरकार कोवैक्सीन कारगर है या नहीं। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था कि कोवैक्सीन जब तक ये कोरोना वायरस चल रहे हैं इस स्ट्रेन के लिए पूर्ण रूप से सक्सेसफुल है। अगर नई स्ट्रेन कोरोना बना लेता है उसके लिए इतनी तो सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत हमें इम्यूनिटी जरूर प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, जब ये वैक्सीन हम लगवा लेंगे तभी हमारे बॉडी में इसके प्रति जो एंटीबॉडी बन जाएगी, और एंटीबॉडी ये जब एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करता है उसके प्रति लड़ने की क्षमता इतनी हो जाएगी जो नई स्ट्रेन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा इम्यूनिटी भी बहुत ही जानकार होता है उसको पहचान लेगा और थोड़ी बहुत उसके प्रति अपनी एक्टिविटी प्रस्तुत करेगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोवैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। देखो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सी बात है, अगर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और नई स्ट्रेन आए उसके लिए भी थोड़ी बहुत कारगर है तो बिल्कुल निसंदेह होकर आप कोवैक्सीन लगवाएं। आपके सामने देखो कुछ रिपोर्ट में प्रस्तुत करता हूं एक्सरे की, जिसमें एक वैक्सीनेटेड लंग्स है और एक नॉन वैक्सीनेटेड लंग्स है। आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन आता है, कोवैक्सीन लगी हुई फिर भी मैं कोविड-19 पॉजिटिव। फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आंकड़ों के मुताबिक अगर कहूँ तो 10,000 वैक्सीनेटेड में से 3 पेशेंट ही ऐसे मिले जिसके वैक्सीन लगी हुई थी फिर भी वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जो वैक्सीनेटेड था वो नॉन वैक्सीनेटेड के कांटेक्ट में रहने से पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन जितनी दिक्कत नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट में हुई उतनी दिक्कत वैक्सीनेटेड पेशेंट में नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, वो कोविड-19 पॉजिटिव जरूर हुआ लेकिन उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम देखने को मिले, और जो नॉन वैक्सीनेटेड था उसमें तरह तरह के मॉडरेट सिम्टम देखने को मिले। और साथ ही अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, मेरे दोनों डोज लगी हुई थी कोवैक्सीन की। जब मेरे को पॉजिटिव हुआ, मेरे साथ में मेरा दोस्त और रह रहा था, वो नॉन वैक्सीनेटेड था, उसको पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा और मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन आता है, क्या कोवैक्सीन की एक डोज
काफ़ी है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऐसे समझे जैसे कि हम सुबह का भोजन करके और पूरे दिन भोजन नहीं करेंगे और शाम का भोजन भी नहीं करेंगे और बोल लेंगे एक टाइम भोजन करने से एक टाइम का भोजन काफ़ी है। देखो फ्रेंड्स, भोजन तो काफ़ी है, लेकिन जितनी एनर्जी हमें 2 टाइम भोजन करने से मिलती है उतनी एनर्जी एक टाइम भोजन करने से नहीं मिलती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक आईएमए ने जिस टाइप से इस वैक्सीन की टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, तो उसकी अलग से दोनों मिलकर जितनी इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है उतनी इम्यूनिटी एक डोज नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही अपील है कि एक डोज नहीं बल्कि दोनों टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दोनों डोज जरूर लगवाएं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन आता है, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाएं तो क्या होगा। देखो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट होता क्या। आरटीपीसीआर टेस्ट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। इसमें हमारे बॉडी से कुछ सैंपल के तौर पर नोजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल मीन्स नाक से या माउथ से कुछ सैंपल लिए जाते हैं और वीटीएम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू उसको लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करवा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, लैब में पहुंचते ही लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा इसमें माइक्रो अमाउंट में कुछ स्पेसिमेन को लेकर उसको बाकी वाले को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसको फिर बाद में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं और उसकी ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ करवाने के बाद में उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के बाद फ्रेंड्स जब कलर प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग फिर पॉजिटिव नेगेटिव स्कोर बताए जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप वो टेस्ट लिया उसे पॉजिटिव बता दिया या नेगेटिव, ऐसे नहीं, पर्टिकुलर टेस्ट लगते हैं और टेस्ट के बाद में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर कलर प्रोडक्शन बाद में फ्रेंड्स उससे कलर के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाते हो तो अचानक से आप में ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल इतना डाउन हो जाता है, फिर भागते भागते आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ वेंटिलेटर या बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है जहाँ ऑक्सीजन ठीक से मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट पहले से करवा लेते हो तो डॉक्टर की कंसर्न में आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल या उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं जो व्यक्ति आरटीपीसीआर टेस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थे और ऐसा नहीं करवाए डर के मारे, फिर अचानक से भागते हैं, ये स्क्रीन पर नजर है, ऐसे कंडीशन नहीं बनानी है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करवाना है अगर कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन आता है, क्या हवा में कोरोना वायरस है। देखो फ्रेंड्स, हवा में कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि जब हम विदाउट मास्क चीखते हैं या खांसते हैं तो छोटी छोटी एरोसोल्स हमारे नाक से या मुंह से निकल जाते हैं। अगर वो व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के पास में चली जाती हैं तो उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर हम मास्क का उपयोग करते हैं तो ये एरोसोल मास्क के अंदर ही घुस जाते हैं और बाहर तक नहीं फैल जाते। तो एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस नहीं होता है। जब हम विदाउट मास्क ऐसे चीखते हैं या खांसते हैं तो वो एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बोलते हैं आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें ताकि जो एरोसोल मास्क से बाहर निकले वो भी आप तक नहीं पहुंचे और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल से सैल्यूट करते हैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो मिलकर इस महामारी को काबू कर पाए। जय हिंद, जय भारत।